सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और इनऑर्गेनिक के इस सेशन में आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ग्रुप नंबर 15 का जो सेकंड एलिमेंट है फास्फोरस, और उसका ये अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक है जिसमें आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की ऑक्सो एसिड। हमने नाइट्रोजन को जब एक्सप्लेन किया था तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड के बारे में भी हमने वहां पर आपको बताया। मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अनुसार नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड और हैलोजन के ऑक्सो एसिड, ये 4 प्रकार के ऑक्सो एसिड्स को एक्सप्लेन करना क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके अनुसार। तो मैक्सिमम बात जो है ये हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपको कर दिया था। लगभग सबका वही रूल रेगुलेशन है, बस इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, अब इसमें आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको आप जरा ध्यान से देखिए। तो हमने वहां ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन का वीडियो अपलोड है, आप उसको जरूर एक बार देख लें, या ऑक्सो एसिड्स के बारे में भी हमने वहां पर आपको बताया है, उसको आप देख लें। पुनः उस बात को हम रिपीट कर लें। सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स क्या है, ऑक्सो एसिड्स क्या है? तो ऑक्सो एसिड्स को आप रफ भाषा में समझिए। जैसे आपको नाम से ही यहां पर लग रहा होगा ऑक्सो एसिड यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। नाम से आपने बाय नेम इसको डिफाइन किया, ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। अब ऑक्सो एसिड्स में होता क्या है कि आपको आर्हेनियस का कंसेप्ट मालूम होगा एसिड के बारे में कि एसिड वह है जो H+ आयन देता है। आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड वह है जो H+ आयन देता है। तो ऑक्सो एसिड में क्या होता है कि रिप्लेसेबल जो H+ आयन होता है, या रिप्लेसेबल जो H+ आयन या रिप्लेसेबल H+ किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा। तो रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सो एसिड इज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यानी वह हाइड्रोजन जो H+ के रूप में यहां से निकलेगा वह अटैच किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ होता है। दिस इज डिफिनेशन ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड की यह परिभाषा है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, ठीक है, ये बात आप जान गए। अब ऑक्सो एसिड के बारे में हमने आपसे कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या का जो बेस है उसमें आपको कम से कम 5-6 ऑक्सो एसिड्स जो है मेन, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। न केवल हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री जानना है यदि, तो 5-6 जो मेन आपको ऑक्सो एसिड्स है उनका नाम आपको और उसका फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स कौन कौन है? कार्बन का कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन का क्लोरिक एसिड।
ये कम से कम 5, अभी 5 से बहुत सारे और भी ऑक्सियो एसिड्स बनते हैं, उसको हम एक्सप्लेन अभी करेंगे। तो अभी आप जो एक्सप्लेन करने जा रहे हो वह है फास्फोरस का ऑक्सियो एसिड। तो फास्फोरस का जो सबसे मेन ऑक्सियो एसिड है उसको हम कहते हैं H3PO4। H3PO4 हम इसका नाम देते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड सबको जानता होगा, फास्फोरिक एसिड। अब चलिए ऑक्सियो एसिड का जो नाम होता है, अदर जो डिराइव्ड ऑक्सियो एसिड्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन कर लें। अब देखिए, अब डिफरेंट जो ऑक्सियो एसिड्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सियो एसिड्स जो होते हैं, उसके लिए हमने पिछले क्लास में भी बताया, अभी भी आपको बता देते हैं। डिफरेंट ऑक्सियो एसिड्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन डिफरेंट ऑक्सियो एसिड्स, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये सारी बात हम आपको बता देते हैं। और इसको आप निश्चित पढ़िए। आज का जो हमारा क्लास है ऑक्सियो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, चाहे वह नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, ये ऑक्सियो एसिड्स ऑफ फास्फोरस से निश्चित सवाल पूछता है। अब क्या सवाल होगा आगे हम आपको बताएंगे, पहले नाम जानिए, फॉर्मूला जानिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि एलिमेंट में आपने फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस का जो मेन ऑक्सियो एसिड है वह है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ठीक है। यही इतना बात आपको याद रखना है, और इतना जब बात याद रखिएगा तो इससे आप अदर ऑक्सियो एसिड को डिराइव कर लीजिएगा। ये यदि मेन बात आपको याद है, मेन पॉइंट आपको याद है, तो इससे अदर, इसी से आप अदर ऑक्सियो एसिड को डिराइव कर लीजिएगा। अब चलिए, ये जो भी एसिड है उसमें आपको हमने पहले भी कहा, आज भी पुनः हम कह देते हैं, जितने भी एसिड्स हैं, ऑक्सियो एसिड हैं, सॉरी, उस ऑक्सियो एसिड में एक सॉफिक्स और एक प्रीफिक्स जरूर लगा। एक उपसर्ग माने पहले जो लगता है उसको उपसर्ग, अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, और एक प्रत्यय जो अंत में लगता है, एसिड के नाम के अंत में लगता है, अंग्रेजी में उसको सॉफिक्स बोलते हैं। तो प्रत्येक ऑक्सियो एसिड के नाम में एक सॉफिक्स और एक प्रीफिक्स अवश्य लगता है। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहां पर हम फास्फोरिक एसिड लिखे हैं, तो एक बात आपको यहां पर मालूम हो गया होगा कि ये जो एसिड है इसमें हम इक प्रत्यय को लगाए हैं, IC, इक। और केमिस्ट्री के लिए यह इक जो प्रत्यय है ये कोई अननोन प्रत्यय नहीं है। फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, नाइट्रस, नाइट्रिक। तो यहां पर आपको इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक सॉफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है बाबू? इक प्रत्यय लगा है, देख रही होंगे। अब इसी से हम आपको आगे डिराइव करें। यहां देखिएगा, यहां पर प्रीफिक्स उपसर्ग तो कुछ नहीं, फास्फोरस तो एक नाउन है, नाम है, इसमें तो कोई उपसर्ग नजर नहीं आ रहा। यहां पर आपको को नाम होता है, वो होता है ऑर्थो फास्फोरिक, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, यहां नीचे लिख देते हैं। और अच्छा, इसमें आपने क्या लगाया बाबू? आपने यहां क्या लगाया? इक प्रत्यय, IC, इक प्रत्यय। अब पुनः आप कहिएगा कि सर इसमें कोई उपसर्ग तो लगा नहीं है, इसका होता है, वो होता है ऑर्थो फास्फोरिक एसिड।
तो यहां पर आपने देखा कि ये आपका उपसर्ग हो गया, अर्थो प्रीफिक्स इसको बोलोगे, ये उपसर्ग हो गया, और इक क्या हो गया, प्रत्यय। तो ये आपका शुद्ध नाम हुआ, फास्फोरिक एसिड का शुद्ध नाम हुआ। इसे अर्थो नहीं लिखा जाता है, लेकिन आप अर्थो लगाइएगा तो ये समझिए कि वो क्या हो गया, दाल में घी का काम करेगा और स्वाद उसका बढ़ जाएगा। अर्थो फास्फोरिक एसिड, अर्थो उपसर्ग हो गया, इक प्रत्यय। ठीक है, तो आपने ये समझा कि प्रत्येक जो ऑक्सो एसिड से उसके नाम में एक उपसर्ग रहता है, एक प्रत्यय रहता है। ये अर्थो कभी लिखाता नहीं होता है, जैसे कोई अंक हम लिखते हैं, जैसे एक्स लिखते हैं तो इसके पहले ऑलरेडी 1 लगा रहता है, 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज केमिस्ट्री की दुनिया में भी माना जाता है। आप फास्फोरिक भी बोल सकते हो, अर्थो फास्फोरिक भी बोल सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब अदर और कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो देखिए ये जो आपके ऑक्सो एसिड्स है, बाबू पहले नाम को आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, नाम को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो ऑक्सो एसिड्स है, अब ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक इक होता है, इक प्रत्यय वाला, एक अस प्रत्यय वाला। ठीक है, अब बस इतना याद रखिएगा। अब इक अस कैसे कैसे हम करते हैं, आप इसके पहले भी एक ही मात्रा आप ट्रिक याद रखिएगा। इक, अब इक वाले से यदि एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा, एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा अस। एक ट्रिक हमने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। इक वाला जो एसिड है, इक वाला जो ऑक्सो एसिड है, उस इक वाले ऑक्सो एसिड से, इक वाले ऑक्सो एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तो अस ऑक्सो एसिड बन जाएगा। और पुनः अस ऑक्सो एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा तो हाइपो अस बनता है। बात को जरा ध्यान से समझना, अस से एक और आप कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हाइपो अस, हाइपो अस। मात्र यही 3 बात आपको याद रखना है बाबू, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इक से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा तो अस बनेगा, अस से एक और ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा तो हाइपो अस हो जाएगा। ये मात्र 2 ट्रिक यदि आप याद रखते हो तो हम कह रहे हैं कि पूरे इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का आपको बहुत सारे कंफ्यूजन यहां से रिमूव हो जाएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन रिमूव हो जाएंगे। अक्सर इक, अस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड में लोग कंफ्यूजन करने लगते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस केवल आपको एक इक वाला ऑक्सो एसिड याद रखना, और दुनिया में सब कोई क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कौन होगा जो नहीं जानता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन ध्यान देना, सल्फ्यूरिक इक एसिड है, वह इक प्रत्यय लगा है उसके। तो उसी तरीके से यहां पर इक, अब फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड को सबको मालूम होगा, H3PO4, H3PO4। फास्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए बाबू, एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा, ये हो जाएगा H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरिक, फास्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, ये हो गया फास्फोरिक, फास्फोरिक, फास्फोरिक एसिड। इसको आप बोलिएगा फास्फोरस, ROUS, अस लगा हुआ है, फास्फोरस, और ये हो जाएगा हाइपो
फॉस्फोरस। बस इतना बात आपको याद हो पाएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए फॉस्फोरस, एक और ऑक्सीजन को कम कर दीजिए हाइपोफॉस्फोरस। इसका ट्रिक होता है इक अस हाइपोअस, इक अस हाइपोअस। इक से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए अस में एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए हाइपोअस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? सबका फॉर्मूला आपने ऑटोमेटिक डिराइव कर दिया। केवल एक हमको याद है फॉस्फोरिक का, एक हमको याद है फॉस्फोरिक का, और क्लास 12 का आप विद्यार्थी हैं और फॉस्फोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला यदि आपको नहीं मालूम है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको कमी है, कुछ बहुत सारी कमियां हैं। सब कोई बता सकता है कि भाई सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या होगा, फॉस्फोरिक का फॉर्मूला। बस यही तो आपको 5 को याद रखना है। अब 5 के बाद इसी ट्रेंड पर सबका चलता है, नाइट्रिक, नाइट्रस, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, हाइपोसल्फ्यूरस वगैरह वगैरह, सब इसी ट्रेंड पर चलेगा। आगे हम सल्फर का भी जब ऑक्सो एसिड पढ़ाएंगे तो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। नाइट्रिक का भी पढ़ाया, नाइट्रोजन का भी पढ़ाया है तो सेम प्रोसेस रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, सबके लिए एक ही ट्रेंड चलता है। अब देखिए इक अस हाइपोअस, कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, इसी पर सारा काम होगा। अब देखिए, अब अभी आपने कहा कि सर यह इक अस हाइपोअस, हाइपोअस। अब इनके नाम के साथ, अब इनके नाम के साथ प्रत्यय भी, प्रत्यय के साथ साथ उपसर्ग भी रहता है। अभी हमने इसके पहले भी कहा कि फॉस्फोरिक का बेटर नाम होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक, तो ये प्रत्येक का होता है ऑर्थो, मेटा और पाइरो। पाइरो, ये 3 उपसर्ग हैं। ये क्या है बाबू? उपसर्ग है। नाम के पहले उपसर्ग लगता है, फॉर्मूला भी बदल जाएगा, नाम के पहले उपसर्ग लगता है, प्रीफिक्स लगता है। अब बनता कैसे क्या है? तो नॉर्मल जो आप इक एसिड पढ़ते हो उसी को अर्थो कहा जाता है। नॉर्मल H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहो चाहे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आगे कि यदि इसके एक मॉलिक्यूल से, यह कैसे बनेगा? उस फॉस्फोरिक के एक मॉलिक्यूल से एक H2O हटा दें, रिमूव कर दें, हटा दें, एक H2O हटा दें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक, सॉरी, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। और पाइरो उपसर्ग कब आप लगाओगे? जब 2 मॉलिक्यूल से, फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक H2O हटा दे, 2 मॉलिक्यूल से एक H2O हटा दीजिएगा तो बन जाएगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से एक 2 मॉलिक्यूल से एक H2O को हटा दे, और H2O को हटाने को हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं ऑर्गेनिक दुनिया में, तो आपको पाइरो बन जाएगा। अब देखिए कितना सुंदर आपके सामने बात सामने आपके आ गई। जैसे आपने कहा कि हम इसके लिए बात कर रहे हैं, केवल इक के लिए बात कर रहे हैं, सेम ट्रेंड अस के लिए भी चलेगा। फास्फोरस कहिए चाहे ऑर्थोफॉस्फोरस कहिए, ऑर्थोफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस, पाइरोफॉस्फोरस, यही 2 का चलता है। हाइपो तो यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके बारे में तो नहीं सोचना। ठीक है। अब यदि हम इसके लिए, इक के लिए बात करें, हम इक के लिए केवल बात कर रहे हैं, H3PO4 के लिए यदि बात कर रहे हैं तो मेटा कब बनेगा? ध्यान से समझिएगा। तो H3PO
SiO4 से एक H2O हटा दीजिए यहां से। तो बाबू जब एक H2O को हटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा H, 3 गो है, 2 गो हट गया तो 1 गो बचेगा P, और 4 गो ऑक्सीजन है, 1 गो हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा 3 HPO3। इसका नाम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि आप ध्यान से समझ लो, और नीट जेई में कम से कम एक सवाल नहीं पूछा तो फिर आप हमसे बात कीजिए, और खासकर नाम और स्ट्रक्चर, बस सवाल यही से आता। और बेसिक आइडिया यदि आपको हो गया तो एकदम आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ा, बेसिक, लेकिन बेसिक आइडिया। और आजकल पिछले बार का जो नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें कट ऑफ 720 में 720 वाले बहुत सारे बच्चे आ गए। अब की पारी एनटीए ने क्या किया कि इस बार बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन कर दिया। कहा कि हवा में उड़ने वाले उड़ो, हम जड़े पकड़ रहे हैं। अब जड़े पकड़ा जब गया तो जितने हवा में उड़ने वाले लोग थे सब फ्लॉप, और कट ऑफ कहां चला गया 530 जनरल का और 520। तो रूट जड़ को समझिए, बाकी सारी बातें ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब जड़ रहेगा ना बाबू तो टहनी पत्ती फूल ऑटोमेटिक। अब एक कल्पना कर रहे हो कि जड़ रहे नहीं और फल की प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं। तो H3PO4 से एक H2O को निकाला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना दिया। अब इसी का 2 गुना कर दीजिए, H3PO4 H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल, माने इससे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा। जब 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा H6P2, सब सारे एटम को डबल कर दीजिए, O8, 3 दूना के 6, 2। ये मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबको डबल कर दीजिए, 2 गुना मतलब डबल कर दिया। अब इसमें से एगो H2O को हटा दो बाबू, तो ए हो जाएगा H4P2O7। 6 में से 2 गया 4, P2O7। इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस ट्रिक को यदि आप नहीं जानते हो, तो आपसे फॉर्मूला तो कहिए नहीं रटा, दावा है, गारंटी है मेरा। फॉर्मूला चाहिएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी डिराइव करना पड़ता है। H4P2O7 H4P2O7 एग्जाम में जाइएगा तो H4H3 हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बेस के याद रखिए कि एक मेटा जो नॉर्मल हम लिखते हैं उसमें आप ऑर्थो लगा दीजिएगा। मेटा एक मॉलिक्यूल से एक H2 हटाइए, पायरो 2 मॉलिक्यूल से एक H2 हटाइए, और डिराइव कर लीजिए फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, नाम भी हो गया। पायरो नाम इसका क्या हो जाएगा, पायरो उपसर्ग लगेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सेम चीज यहां पर भी चलेगा, अस में सेम चीज चलेगा, अस में। तो अस में क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और मेटा नहीं होता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस। तो लास्ट में आपने क्या सीखा, ऑटोमेटिक आप ड्राइव कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक ड्राइव कर लीजिएगा, और आपके पास एकमात्र फॉर्मूला है
अस, हाइपो अस, इक अस, हाइपो अस, अर्थो, मेटा और पारा। बस नॉर्मल जो याद किया, ऑर्थो एक मॉलिक्यूल से एक H2O, मेटा दो मॉलिक्यूल से एक H2O को हटा दे, सॉरी पारा नहीं पायरो, वेरी वेरी सॉरी पायरो, पायरो वो अर्थो मेटा पारा कहाँ होता है, ऑर्गेनिक में होता है ना, एक नंबर दो नंबर को दिखाते हैं ना पायरो। नॉर्मली ऑर्थो एक मॉलिक्यूल से एक H2O हटाया मेटा, दो मॉलिक्यूल से एक H2O हटाया पायरो। बस केवल यही इतना बात आपको याद रखना है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इक से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, अस से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो अस, और दुनिया का हर एक बंदा ऑलरेडी इक एसिड को जानता है, कार्बोनिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, क्लोरिक। कौन नहीं जानता? सब कोई जानता है। नहीं जानता है तो जान लो, नहीं जानता है तो जान लो। लिख दे क्या? लो लिख दे, लो एक बार लिख देते हैं, लो आओ एक बार लिख देते हैं, चलो यहीं पर लिख देते हैं। H2CO3 कार्बोनिक, कार्बोनिक, HNO3 नाइट्रिक, H3PO4 फॉस्फोरिक, और ये तो सब कोई जानता है H2SO4 क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक। सब में लगा क्या? इक, 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 सब में लगा इक। चलो याद रखो। अब ये चार को से मालूम है कब बनेगा? चार, अब 1 2 3 4 5, अब ये इससे क्या हो जाएगा? 4 को से 5 गुना कर दोगे 20 को मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, ये सर अब हमको तो पढ़ाना है ना फास्फोरस। अब देखो आराम से आप नाम भी लिख सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पर आते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, H3PO3 फॉस्फोरस, नाम लिख लेना अपने से। एक और ऑक्सीजन कम कर दिया, एक और ऑक्सीजन कम कर दिया, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहोगे, आप फॉस्फोरिक एसिड भी कहोगे। अब क्या होगा? एगो यहां से मॉलिक्यूल को कम कर दीजिए, H2O मॉलिक्यूल को, तो एक H2O मॉलिक्यूल को कम कर दिया तो ये हो जाएगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसी के दो मॉलिक्यूल से, तो दो मॉलिक्यूल करेगा तो H6P2O7, एगो निकाल दीजिए H2O, एगो निकाल दीजिए H2O, तो ए हो जाएगा H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक इसका भी आपको पायरो पढ़ना, तो अब इसको भी दो गुना कीजिए, तो दो गुना करोगे, पहले हम दो गुना कर लेते हैं, 6, ठीक है, P2O6 है ना बाबू, दो गुना कर लिया। अब इसमें से एगो H2O को निकाल दो, तो H5P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब एक एक का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले तो नाम जानिए, सबसे पहले तो नाम और उसका सूत्र जानिए, सबसे पहले नाम और सूत्र जानिए। यहां 4 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4। सबसे पहले तो नाम जानिए, सबसे पहले क्या नाम जानिए और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानिए, नाम जानिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानिए।
उसके बाद तो फिर आगे की बात आएगी। ठीक है, अब तीसरा काम है इसका स्ट्रक्चर लिखना, ऑक्सो एसिड, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको स्ट्रक्चर से, तो नाम और मोलेकुलर फॉर्मूला जानिएगा, उसके बाद है ना स्ट्रक्चर लिखिएगा। अब नाम जानिए नहीं रहे तो स्ट्रक्चर कहां से लिखिएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला जानिए नहीं तो स्ट्रक्चर कहां से लिखिएगा, है ना। ये तो ये हो गई कि घर में आटा नहीं और मोहल्ले भर का दावत, तो पहले आटा जुगाड़ करोगे उसके बाद ना दावत दोगे, तो पहले नाम जानोगे उसके बाद ना स्ट्रक्चर जानोगे, मोलेकुलर फॉर्मूला जानोगे उसके बाद ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे। अब एक एक का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने, और जो भी क्वेश्चन होता है मात्र यही 3 से होता है, पहले नाम जानिए, मोलेकुलर फॉर्मूला जानिए, स्ट्रक्चर से डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, और ऑक्सो एसिड सब फॉर्मूला से और कोई क्वेश्चन, और बार बार करें, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है और कंफ्यूज कर जाता है, पायरो क्या होता है तो मेटा क्या होता है, और स्लिप कर जाता है। और भी सारे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, यहाँ से एनायन वगैरह, इक से एट एनायन बनता है, अस से आइट बनता है ना। सबसे पहला आपको, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। या इसको फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थो नहीं हो कहिएगा तो काम चलेगा, लेकिन शुद्ध नाम तो हुआ ऑर्थो। मैं कहना कि ऑक्सो एसिड में उपसर्ग प्रत्यय दोनों मौजूद होते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, H3PO4, ठीक है। अब स्ट्रक्चर लिखने के लिए 2 बात आप याद रखिए, फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसके स्ट्रक्चर को लिखने के लिए 2 बात को आपको याद रखना। बात नंबर 1 कि कम से कम एक P डबल बॉन्ड O जरूर रहेगा। क्या रहेगा, एक P डबल बॉन्ड O जरूर रहेगा। और दूसरा, अभी ना आपने कहा कि सर ऑक्सो एसिड्स आर दोज एसिड्स इन विच रिप्लेसेबल रिमूवेबल हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, यानी हटने वाला हाइड्रोजन कहां रहेगा, जो H+ आयन के रूप में हटेगा ऑक्सीजन के साथ, यानी कम से कम एक, एटलीस्ट एक POH बॉन्ड अवश्य रहेगा। ये 2 बात आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है। ये 2 बात आपको याद रखना है, बस आगे आप कहानी खत्म। अब देखिए P डबल बॉन्ड O तो रहेगा, 4 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन तो ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के साथ जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो यह बॉन्ड, यह रिप्लेसेबल है, यह रिप्लेसेबल है, यह रिप्लेसेबल है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से पहला सवाल पूछेगा आपके बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी क्या है, तो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए पहला सवाल करता है कि इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो ये ट्राई बेसिक, क्योंकि 3 गो रिप्लेसेबल है, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बात समझ में आई। पहला सवाल, पहला स्ट्रक्चर, सब जो भी हमने कहा मात्र 3 बात, पहला नाम जानो, दूसरा मोलेकुलर फॉर्मूला जानो, तीसरा स्ट्रक्चर जानो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये यदि 3 जान गया तो नाइट्रिक का भी जान गया, सल्फ्यूरिक का भी जान गया, सल्फर का भी जान गया, और फास्फोरस का भी जान गया, और क्लोरीन का भी जान गया। HClO3 जब वहां पढ़ाएंगे हैलोजन में, सारी बातें, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें है, तो एक कंसेप्ट जानिए और एक मूल एसिड का नाम जानिए, बाकी आंसर आपके पास है। ट्राइबेसिक हो गया। दूसरा मेटा
फॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिमाग में रखिए। तो H3PO4 इसी से आपको डिराइव करना है। एक H2O मॉलिक्यूल को हटा दीजिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HPO3। यहां से क्या निकाल देना है, एक H2O को माइनस, ठीक है, एक H2O को माइनस कर दिया H3PO4 में से, तो HPO3। याद रखना है कि यह पॉलीमर के रूप में पाया जाता है, एग्जिस्ट एज पॉलीमर, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। यानी यह जो है एक मोनोमर का काम करता है और यह ए मॉलिक्यूल बहुत लंबा चेन के रूप में जुड़ जाता है, समझो ना। पॉलीमर पढ़िएगा ऑर्गेनिक में, पॉलीथीन, पॉलीथीन, बहुत सारे पीवीसी, बेकेलाई, बहुत सारे पॉलीमर के रूप में। सेलुलोज वगैरह भी हमारा पॉलीमर ही है, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो HPO3 पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। अब पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, पहले HPO3 का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो ये हो गया P, और IUPAC ने अभी कहा कि P डबल बॉन्ड O, एक OH, ये तो दो रहेगा। अब P हो गया, एक H हो गया, बचा क्या, दो ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के रूप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। अब पॉलीमर के रूप में होता है तो यहाँ पर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो पाई जो होता है वह यहाँ से रिमूव हो जाता है, पाई यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये तो नॉर्मली लाइए, नॉर्मली पहले यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद आगे आपको समझ आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, HPO3। अब ये पॉलीमर के रूप में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो P डबल बॉन्ड O, OH, और यह ऑक्सीजन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे फिर P के साथ मिल करके P डबल बॉन्ड O, OH, फिर आगे P डबल बॉन्ड O, OH, फिर ये आगे ऐसे ऑक्सीजन, इन्हें पॉलीमर के फॉर्म में मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके यदि बेसिसिटी की हम बात करें, इसके यदि बेसिसिटी की हम बात करें तो यह मोनोबेसिक होगा, क्योंकि यदि हम एक मॉलिक्यूल पर बात करें तो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा, ठीक है ना, मोनोबेसिक हो जाएगा। एक और कभी कभी सवाल आपसे करता है, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर एक आध बार सीबीएसई बोर्ड में जब ये इनऑर्गेनिक हुआ करता था उस समय इसका साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा करता था। तो अभी जो हमने ओपन पॉलीमर को लिखा है ना, ट्राई मतलब 3, उसको साइक्लिक रूप में जोड़ देना है 3 को, यानी ये हो गया P डबल बॉन्ड O, OH, और एक इधर ऑक्सीजन कर दीजिए, फिर एक इधर ऑक्सीजन कर दीजिए, ठीक है, फिर ये P डबल बॉन्ड O, OH, आप P डबल बॉन्ड O और OH, अब इस सब को क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब ये इसको बोलोगे साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड के भी बारे में करेगा। तो अभी कहा कि पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, एक मोनोमर का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करके आगे उसका चेन बना दीजिए, आगे क्या बना दीजिए, चेन बना दीजिए, ठीक है। आपको साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का भी हमने बना दिया। अब आता है थर्ड
पायरो, एकदम आसान है, पायरो फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हमने कहा कि बाबू याद आपको नहीं करना है कि पायरो, खाली कंसेप्ट याद रखना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको खाली याद का रखना है कंसेप्ट, H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, इसके 2 गुना कर दीजिए तो H6P2O8, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 2 गुना हो गया। एक वो H2O यहां से हटा दीजिए, एक H2O को माइनस कर दीजिए तो H4P2O7, ठीक है बाबू, 4 आदू 6 P2 और 7 और 1 8, ये आपका फॉर्मूला हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, H4P2O7, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहां पर 2 फॉस्फोरस है तो 2 फॉस्फोरस आप यहां देखिए, कितना आसान चीज है, 2 फॉस्फोरस। ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन तो है आपके 4 तो 2 को बांट दीजिएगा। ऑक्सीजन है 7 तो दोनों फॉस्फोरस पर 3.5 ऑक्सीजन तो होगा नहीं। अमरूद है कि काट के आधा आधा बांट दीजिएगा, नहीं तो एटम है, जब जाएगा तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसा नहीं ना है कि सेब है काट के आधा तुमको दे दिया, आधा तुमको दे दिया, तो 3.5 तो बटाएगा नहीं। तो होता क्या है, इसमें बीच में एक ऑक्सीजन को डाल, तो 7 में से तो 1 चला गया, बचा कितना, 6। अब 6 में 3 इसके पास और 3 इसके पास, तो ये तो होइबे करेगा, ये तो होइबे करेगा, एक OH यहां चला जाएगा, ठीक है, सेम चीज यहां हो जाएगा, ये तो आपको रहेगा। और 4 गो है, ये क्या है, 4 गो है तो यहां फिर एक OH जोड़ दीजिए, फिर एक OH, देखिए तो H4P2 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 गो है, तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा बेसिक, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा बेसिक हो गया। यहां पर ये भी आपसे पूछ सकता है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में P डबल बॉन्ड O ये कितने हैं, तो 2 हैं, एक यह है, एक यह है, P डबल बॉन्ड O। POP बॉन्ड कितने हैं, 1 है, एनसीईआरटी को देखिएगा, POP बॉन्ड कितने हैं, 1 है। POH बॉन्ड कितने हैं, तो 4 हैं, 1 2 3 और 4। इस स्ट्रक्चर से कोई भी सवाल आपसे कर सकता, कोई भी सवाल आपसे स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके फास्फोरस की, सॉरी फास्फोरिक की, ऑर्थो मेटा पायरो। अब आते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस OUS होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। OUS का होना बहुत जरूरी है, IC का होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस हमको मूल बात याद रखना है, H3PO4। तो एक से अस कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, H3PO3, H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहिए या फास्फोरस एसिड कहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कर डालो P डबल बॉन्ड O एगो OH, ये तो जरूरी है। तो अब कितना बचा ऑक्सीजन, तो 1 2, यहां पर एक
और डाल दीजिए, 3 हो गया। तो 3 गो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन डायरेक्ट यहां से जुड़ेगा, OH बॉन्ड नहीं बनेगा, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड विद एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बाकी 3 हाइड्रोजन तो फास्फोरस से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। दीज आर रिप्लेसेबल बट दीज हाइड्रोजन इज नॉट रिप्लेसेबल एज H+ आयन। यह हाइड्रोजन H+ के रूप में नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब चूंकि 2 ही हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेंगे, यह और यह, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइबेसिक। अभी मत समझना कि 3 गो हाइड्रोजन है तो ट्राइबेसिक होगा, नो। वही हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। अब चलिए, अब फास्फोरस कहिए चाहे ऑर्थोफॉस्फोरस कहिए, और लास्ट हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस हमको नहीं याद रखना है फॉर्मूला इसका, हमको याद रखना है ओरिजिनल, इकअस हाइपोअस। ओरिजिनल क्या है? H3PO4। H3PO4, एक ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा, फिर एक ऑक्सीजन कम कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा H3PO2। ठीक है, H3PO3 किसका हो जाएगा? फास्फोरस। और H3PO2 किसका हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। अब चलिए स्ट्रक्चर देखिए, तो फास्फोरस ये तो होगा ही, इसको तो अल्लाह भी नहीं, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, गॉड भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यही तो गुण है ऑक्सो एसिड का, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। और यही तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके इसको H+ के रूप में निकालता है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। व्हाई हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद, इसका भी जवाब होता है, लेकिन वो हमको अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, अभी हमको मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, ओरिजिनलिटी से मतलब, छोड़िए इसको। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन कितने? 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? 3। अब ये 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड विद, दो और जो हाइड्रोजन हुए ये डायरेक्ट अटैच्ड विद फास्फोरस। अब यदि इसका कोई बेसिसिटी कहोगे तो कहोगे सर ओनली 1 हाइड्रोजन इररिप्लेसेबल एज H+ आयन, केवल एक ही हाइड्रोजन है जो H+ के रूप में निकलेगा, इसलिए इसको बोलोगे मोनोबेसिक। और एक बड़ा ही सुंदर यहां से अति उत्तम एक सवाल पूछता है, मन जो है गदगद हो जाता है। और सवाल क्या है कि व्हाई, अगला ये सवाल आपसे थ्योरेटिकली करोड़ों बार पूछा, क्या पूछा कि व्हाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2 है ना, acts as reducing agent। ए भैया, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक बड़ा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, का है? तो जवाब सुनिए, आ है इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्ट अटैच्ड है फास्फोरस के साथ,
और यह यहां से निकलेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कहते किसे हैं? तो जो हाइड्रोजन देता है, रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और जो हाइड्रोजन देगा उसको हम क्या बोलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन देगा। H प्लस का जुड़ना रिडक्शन नहीं कहलाता, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, क्योंकि यह फास्फोरस से दो जुड़ा हुआ है इसलिए। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई फास्फोरस एसिड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका जवाब होगा बिकॉज टू हाइड्रोजन्स आर डायरेक्ट अटैच्ड विद फास्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरिक एसिड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरस, देयरफॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। काहे? क्योंकि दो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड विद फास्फोरस, डायरेक्ट अटैच्ड विद, और किसी इसके पहले वाले में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। और यहां पर आपका ग्रुप नंबर 15 खत्म हुआ। बहुत ही हमने अपना जो एनर्जी था, जो हमारी जानकारी थी, उसको आपको हमने शेयर करने का प्रयास किया, और हमको जहां तक अंदाज है कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 थोड़ा सा लंबा है, हमने इसको लंबा लिया, और चूंकि बेसिक जानकारी भी आपको इनऑर्गेनिक की दे रही थी, रेडियोएक्टिव टेबल के बारे में, कुछ केमिकल बॉन्डिंग्स वगैरह के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में, थोड़ा सा लंबा हो गया। आने वाला जो ग्रुप होगा 16 उसको थोड़ा सा शॉर्ट होगा, 17 उससे शॉर्ट होगा, और 18 तो 1 से 2 क्लास। दैट, थैंक यू वेरी मच।